हाय, मेरा नाम सिद्धि है और आज हम लोग स्कूल और ऑटिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको ज़्यादा समझने के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप सबस्टैक पे जो मेरा आर्टिकल है वो पढ़ें इसके साथ, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो आप अगर आर्टिकल पढ़ के वीडियो देखोगे तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके। तो पहले हमको समझना है कि हम स्कूल क्यों जाते हैं। तो स्कूल हम इसके लिए जाते हैं, जो सबसे बड़ा रीजन जो स्कूल का रहता है इसकी, वो एक जरिया है लेबर मींस काम करने वाले लोग सोसाइटी में निकालने के लिए। तो सो स्कूल एज अ कॉन्सेप्ट, जहाँ अभी जैसे है कि 30-40 बच्चे एक क्लासरूम में रहते हैं, ये कभी चालू हुआ कि जब भी लोगों ने फैक्ट्रीज लगाने चालू किए, कंपनीज चालू किए, क्योंकि उनको, तो जो कंपनी ओनर रहते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स रहते हैं, उनको वर्कर्स चाहिए रहते हैं। तो वर्कर्स को ट्रेनिंग देना पड़ता है, राइट। तो एक एक बंदे को ट्रेनिंग देना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इसके लिए स्कूल का कॉन्सेप्ट चालू किया कि जहाँ सब वर्कर्स को एक जगह पे घुसा दिया और प्रोस्पेक्टिव वर्कर्स को एक जगह घुसा दिया और 10-12 साल ट्रेनिंग दे दिए और फिर वो बाहर निकला, वो कुछ काम कर पाए। ये स्कूल का पहला फंडा है। दूसरा जो स्कूल का फंडा है इज इंडिपेंडेंस। तो बच्चा जब घर में रहता है तो वो बहुत अपने पेरेंट के ऊपर, अपनी मम्मी डैडी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और अगर वैसे बच्चे को हम उठा के अगर सोसाइटी में डाल दे तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको, आपका स्कूल एक ऐसी बीच की जगह है कि जहाँ वो उसको वन ऑन वन अटेंशन जो घर पे मिलता है वो नहीं मिलता है, मगर वो पूरा फ्री नहीं रहता है जैसे सोसाइटी में रहता है। ओके। उसको एक सेफ प्लेस मिलती है, एक स्ट्रक्चर मिलता है दूसरे एडल्ट्स के पास से, और जिससे वो अपनी स्किल सेट और इंडिपेंडेंस डेवलप कर पाए। ओके। तीसरा रीजन हम स्कूल में जाते हैं क्योंकि हमें ग्रुप में कैसे काम करना है वो सीखे। आप जब घर पे रहते हो तो आप अब सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बात करते हो, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एंगेज करते हो। ओके। तो जैसे जब स्कूल में जाते हो तो आप अलग अलग तरीके के लोगों के साथ एंगेज करते हो, अपनी उम्र के, अपनी बड़े टीचर की उम्र के। वैसे तो उससे हम दूसरे अलग अलग लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी, कैसे एंगेज करना है, वो हम समझ सीखते हैं। सेम वे, जब आप स्कूल में जाते हो तो आप अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करते हो, तो हमें समझ में आता है कि हमें कौन सा रोल लेना है सोसाइटी में जाके। हम एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं कि हमको कौन सा रोल लेना है, हमको लीडर बनना है क्या, हमको फॉलोअर बनना है क्या, हमको मैं किसी का सुनना है क्या। ये एक स्कूल ये ऐसी प्लेस है कि जहाँ हम चीजें, अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमको सोसाइटी में जाके हमको क्या रोल लेना है। ओके। चौथी चीज जो स्कूल के लिए हम चौथी चीज जिसके लिए हम स्कूल में जाते हैं इज लिटरेसी, सिर्फ पढ़ना लिखना और मैथ करना। अभी इधर बहुत कंफ्यूजन रहता है बिकॉज हमारे स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। ओके। तो ऐसी एक गलत समझ रहती है कि आपको सब आना चाहिए। द द रियलिटी इज कि हम स्कूल में इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली स्कूल में जब जाते हैं तो जो स्कूल वाले रहते हैं उनका ध्यान क्या रहता है कि सब सब्जेक्ट्स जो यूजफुल रहेंगे वो पहले से सिखा दो थोड़ा थोड़ा करके, और आप देखो कि कौन सा आपको पसंद आए। ओके। तो इट्स लाइक आप कोई बुफे में चले जाओ तो बहुत सारे डिशेस रहते हैं, तो आप पहले टेस्ट करते हो। तो आपका स्कूल बेसिकली वो टेस्ट के जैसे रहता है। आप टेस्ट करते हो और उसमें से जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है वो आप उठाते हो और फिर कॉलेज उसमें करते हो। ओके। तो बेस लाइन आपका, तो बेसिकली आप जो स्कूल में जाते हो तो आपको सब सब्जेक्ट मास्टर करने नहीं रहते हैं। आपको बेसिक जो लर्न करना है इस पढ़ना लिखना और मैथ्स करना, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है अगर आपको सोसाइटी में फंक्शन करना है। उसके ऊपर जो आप सीखते हो वो आपकी टेस्ट के हिसाब से है। ओके। जो पांचवी चीज स्कूल इम्पोर्टेंट रहता है, स्कूल सिखाता है आपको, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद को संभालना। कि जब आप अपने घर पे रहते हो तो आपके जो मम्मी पापा जो रहते हैं वो आपको बहुत संभाल के लेते हैं। तो आपको जब गुस्सा आता है, आप जब खुश होते हो, आप जब चिढ़ जाते हो, तो आप
कुछ भी करोगे तो वो संभाल के लेते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। मगर वैसे अगर आप जाके सोसाइटी में बिहेव करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे लोग। ठीक है, तो इसके लिए स्कूल ये एक ऐसी जगह है जहां आप आपको टाइम और स्पेस मिलता है सोसाइटी के थोड़े प्रेशर्स लेने के लिए, और वो प्रेशर्स को कैसे डील करना है वो फेस सीखने के लिए। ओके, सेम वे जैसे सोसाइटी में, फैक्ट्री में रहेगा, आप बहुत सारे हजारों लोगों के बीच में बैठ के काम करोगे, तो आपको ये एबिलिटी आनी चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन हो तो भी ध्यान फोकस करे, करेक्ट। तो वही चीज आप स्कूल में सीख रहे हो कि 40 लोग बच्चों में यस 10 बच्चे मस्ती कर रहे होंगे, मैं मस्ती नहीं करूंगा, मैं ध्यान दूंगा। तो अगेन ये सेल्फ रेगुलेशन का पार्ट आता है। ओके, सेम वे जो तीसरा सेल्फ रेगुलेशन का पार्ट आता है, इस स्कूल एक ऐसी जगह है जहां आप सोसाइटी की जो टेम्पटेशंस रहते हैं वो छोटे फॉर्मेट में आपको फेस करने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई दादागिरी कर रहा है, किसी के ऊपर दादागिरी कर रहा है, तो आप उनको ज्वाइन करोगे क्या? अगर कोई अल्कोहल पी रहा है तो आप उनको ज्वाइन करोगे क्या? कोई ड्रग्स ले रहा है तो आप उनको ज्वाइन करोगे क्या? तो ये टेम्पटेशंस आते हैं, और आपके बच्चे को जो आप घर पे सिखाते हो, तो स्कूल इज अ प्लेस की जहाँ वो आप यूज कर सकते हो एज अ स्किल सेट, और आप टेस्ट करके अपने फाइनल जो बिहेवियर्स है वो आप फॉर्म कर सकते हो, जिससे आपको पनिशमेंट ना मिले जब आप सोसाइटी में एज अ अडल्ट चले जाओ। ओके, लास्ट जो स्कूल का फायदा रहता है इज टू गिव अ डिग्री। सो आप जब 10th करते हो या 12th करते हो, 10th और 12th का इम्पोर्टेंस क्या रहता है? इट इज नॉट फॉर दैट मार्क्स कि 90%, 96%, वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। 10th और 12th आपका जो रहता है वो एक जो आपकी आप जब जॉब करोगे, तो वो जॉब के लिए एक आपको प्रोफाइल बताता है। जैसे मैंने बोला कि आप खाना जब जाते हो, बुफे में जाते हो, तो आप सब टेस्ट करते हो। तो जब आप कोई 10th एंड 12th इज बेसिकली जैसे आपने कोई डिश आपको पसंद आई और आप वो ज्यादा खा लिए, वैसे ही 10th और 12th में आपको अगर कोई सब्जेक्ट पसंद आया तो वो आप उसमें ज्यादा मार्क्स लेके आओगे। ओके, सो 10th और 12th इज बेसिकली यूजफुल फॉर ये बताने की, एक तो कॉलेज को बताने के लिए कि इसने बेसिक किया हुआ है, और दूसरा हमें समझने के लिए कि हमको एक्चुअली क्या पसंद आता है जिसमें हम आगे जाके करियर बनाएं। ओके, अब ये बैकग्राउंड लेके अभी हमें जो ध्यान रखना है इसकी, स्कूल हमें क्या नहीं सिखाता है, क्यों हम क्या चीजें जिसके लिए हम स्कूल में नहीं जाते। तो एक ये पहला वाला जो है इज मेकिंग फ्रेंड्स। ये एक गलती, ये एक मिसकंसेप्शन जो एक ऑटिस्टिक पेरेंट्स और केयरर्स में बहुत रहता है, कि ये समझ कि स्कूल में जाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स बनाने हैं। नहीं, आपकी स्कूल फ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं बनी है। आप अगर स्कूल का शेड्यूल देखोगे, आप अगर स्कूल का स्ट्रक्चर देखोगे, तो कहीं भी आप बच्चा फ्रेंड्स बनाना नहीं सीख रहा है, फ्रेंड्स के साथ खेलना नहीं सीख रहा है। बच्चा स्कूल में जाके फ्रेंड्स मिलने की उसको चांस मिलते हैं, मगर आपको अगर अगर बच्चे को फ्रेंड्स बनाना है तो उसको घर पे स्कूल के बाद वो फ्रेंडशिप बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। ओके, सिर्फ स्कूल में जाके बच्चा फ्रेंड नहीं बनाने वाला है। ओके, तो एक पहले वो ध्यान में रखना है। दूसरा, स्कूल एक्चुअली फ्रेंड्स बच्चों में कंपटीशन जनरेट करता है, क्योंकि आप कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ, कौन आंसर कर रहा है क्वेश्चंस, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ये प्रोसेस में आप फ्रेंडशिप नहीं बना रहे हो, आप कॉम्पिटिशन्स क्रिएट कर रहे हो। तो बच्चा एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करके खुद को बेटर करने को सीख रहा है। तो इवन उधर अगर ग्रुप बन गया, तो वो ग्रुप इसके लिए नहीं रहता है कि मेरे को ये बच्चा पसंद आता है, वो इसके लिए रहता है कि ये ग्रुप बन के मैं जाके, हम ग्रुप में ये प्रोजेक्ट करेंगे और इसमें हमको ये मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आपका स्कूल फ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं रहता है कुछ भी करके। दूसरी चीज जो आप स्कूल में नहीं सीखते हो इज एक्टिविटीज ऑफ डेली डेली लिविंग। आपका जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका जो एक पहला गोल रहता है इज इंडिपेंडेंस। तो उसका रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि आपका बच्चा जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, जैसे खाना पीना, पॉटी, सुसु, ये खुद से उसको करने को आना चाहिए बिफोर वो स्कूल में जाए। तो यस, प्ले ग्रुप नर्सरी में टीचर उसको अगर एक्सीडेंट हुआ थोड़ा सा मदद कर लेगी, टॉयलेट पे लेके जाएगी। फर्स्ट स्टैंडर्ड तक जनरली टीचर्स बच्चों को टॉयलेट तक लेके जाते हैं, मगर
कोई भी टीचर जूनियर केजी के अबाउट डायपर चेंज नहीं करने वाली है या बम वॉश नहीं करने वाली है। तो आपका स्कूल उनको बेसिक जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज है वो सिखाने के लिए नहीं है। ओके, सेम वे स्कूल बच्चों को ध्यान देने को सिखाने के लिए नहीं है। आपका बच्चा जब 2 साल का 2.5 years का रहता है और जब पहले पहले स्कूल में जाता है तो उसमें ऑलरेडी एक एबिलिटी आनी रहती है कि जहाँ वो ग्रुप में देख सकता है, पूरी सब चीजें देख सकता है और फिर प्रायोरिटी दे सकता है कि मुझे ये टीचर के ऊपर ध्यान देना है, ना कि टॉयज के ऊपर, ना कि कलरफुल वॉल के ऊपर। ओके, तो ये जो अटेंडिंग वाली जो स्किल सेट है वो पहले से बच्चे में होती है, तभी ही वो स्कूल में जाता है। ओके, वो अटेंडिंग वाली स्किल सेट आप शेप करते हो, मीन्स आप इम्प्रूव करते हो स्कूल में रह के। बट जो पहला जो इंस्टिंक्ट रहता है कि हम टीचर के ऊपर ध्यान दे, वो इंस्टिंक्ट बच्चा आने पे ही स्कूल में आता है। कि सेम वे राइटिंग, राइटिंग ऐसी चीज है वो भी बच्चा पहले पहले साइंस दिखाता है और उसके बाद वो राइटिंग हम सिखाते हैं। जैसे आप अगर देखोगे तो 2 और 4 साल के बीच के जो बच्चे रहते हैं वो बाय खुद से जाके पेन लेके, पेंसिल लेके, क्रेयॉन्स लेके स्क्रिबलिंग करेंगे। आप उनको राइट करके दिखा दोगे अल्फाबेट, वो कॉपी करने की कोशिश करेंगे, वो लोग नेचुरली वो चीज करेंगे। ओके, उनको हाथ पकड़ के सिखाने वाला फंडा बहुत कम करना पड़ता है और इंडिया में ज्यादा होता है क्योंकि हम लोग राइटिंग बहुत अर्ली चालू करते हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओगे तो राइटिंग एज अ कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद आता है। ओके, क्योंकि बाय फर्स्ट स्टैंडर्ड हम लोग को मालूम है कि बच्चे को प्री रिक्विजिट आया रहता है। तो वो मीन्स वो जो होल्डिंग पेंसिल, कलरिंग, कॉपिंग पैटर्न रहता है वो आया रहता है, तो राइटिंग वो खुद से करने लगते हैं, आपको हैंड होल्ड करके करवाना नहीं पड़ता है उनको। तो अगेन राइटिंग ऐसी स्किल सेट है जो एक्चुअली स्कूल आपको सिखाती नहीं है, आपके बच्चे को वो शेप करती है, मीन्स रहता है वो बच्चा राइटिंग का एबिलिटी वो इम्प्रूव करती है स्कूल। ठीक है, तो अभी ये एक बार हमने समझ लिया, तो अभी हमें समझना है कि हमारे बच्चों को क्या रिक्वायर्ड है स्कूल में जाने के लिए। ओके, तो पहली चीज जो हमारे बच्चों को मालूम होनी चाहिए इस सेल्फ रेगुलेशन, मीन्स खुद को संभालना। तो हमारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या रहता है, हम जब थेरेपी करते हैं तो हम 1-on-1 थेरेपी करते हैं। ओके, तो बच्चा क्या सीखता है कि जब तक एडल्ट सामने है तब तक मुझे ध्यान देना है, मुझे सुनना है, मुझे काम करना है। जब एडल्ट निकल जाता है तो बच्चा स्विच ऑफ हो जाता है या उठ के भाग जाता है। ओके, तो ये अगर तो आप अगर बच्चे को खुद से अटेंड करने को और बैठने को सिखाओगे नहीं तो वो स्कूल में मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्कूल में कोई भी जाके उसके सामने बैठ के पढ़ाई नहीं करवाने वाला है। ओके, सो पहली जो स्किल सेट आपके बच्चे को आनी चाहिए इसकी अडल्ट नहीं रहे तो भी खुद से काम करे। दूसरा जो बच्चे को आना चाहिए इस अटेंडिंग एट डिस्टेंस। अभी ये सेकंड सेम लाइक हमने पहले बोला कि हम जब थेरेपी करते तो 1-on-1 थेरेपी करते हैं। सिंस हम लोग 1-on-1 थेरेपी करते हैं तो वो थेरेपी जो रहती है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे रहती है। बच्चा सीखता है कि मैं मेरे सामने जो बंदा है उसका सुने। ओके, तो अगर वैसा रहेगा स्कूल में तो कोई सामने बैठ के तो पढ़ाई नहीं करवाने वाला है, राइट। तो बच्चे को टीचर के साथ, टीचर को डिस्टेंस पे मीन्स आधे रूम के डिस्टेंस पे ध्यान देना आना चाहिए। तो पहले ये मीन्स ग्रुप डिस्टेंस इंस्ट्रक्शन है जो वो बच्चे को आना चाहिए, आपको सिखाना पड़ेगा बिफोर स्कूल में भेजने के पहले। दूसरा जो प्रॉब्लम रहता है जो ऑटिस्टिक बच्चों का रहता है कि उनकी जो लिसनिंग रहती है वो बहुत स्पेसिफिक रहती है। जैसे वो कभी कोई कोई ऐसे बच्चे रहते हैं वो सिर्फ मम्मी का सुनेंगे और मम्मी कहीं से ही बुलाएगी तो सुनेंगे, मगर मम्मी छोड़ के और कोई भी बंदा उसको बुलाएगा वो नहीं सुनेंगे। तो अगेन ये एक स्किल सेट है, जनरलाइजेशन है, ये आपको स्कूल में जाने के पहले उसको करवाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा कैसे फॉलो करेगा टीचर जो बोल रही है। ओके, बिकॉज टीचर तो बाजू में बैठ के करवा नहीं पाएगी सब चीजें, राइट। सो डिस्टेंस अटेंडिंग ये एक स्किल है जो हमको बच्चे को सिखाना पड़ेगा स्कूल में जाने के पहले। ओके, तीसरा जो पार्ट जो बच्चे को आना चाहिए स्कूल में जाने के पहले इस ग्रुप फॉलो करना। ग्रुप फॉलो करना यानी क्या, आप अगर बच्चों को देखोगे स्कूल में, जब नॉर्मल बच्चे जब स्कूल में देख जाते हैं तो ये एक गलत बिलीफ रहता है कि बच्चा सब कुछ टीचर का सुन रहा रहता है।
बच्चा आधी चीजें टीचर का सुनता है, मगर आधी ज्यादा टाइम वो अपने आजू बाजू के बच्चों को देखता है और फिर वो यू नो चीजें करता है, जैसे लाइन में चलना, यू नो एक साथ खड़े होना, एक साथ बैठना, असेंबली में खड़े रहना, ये सब चीजें ऐसी है कि जहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा होता है, आप एक दूसरे को देख के, हर्ड की जैसे एक दूसरे को देख के चीजें कर रहे हो, इसके लिए आपको इमिटेशन लगता है, और इमिटेशन ऐसी चीज है वो ऑटिज्म में डेफिसिट रहती है। ओके, और अगर हम जब सिखाते भी है इमिटेशन, तो हम जनरली टेबल टॉप पे सिखाते हैं, तो बच्चा सीखता है अडल्ट को इमिटेट करना अक्रॉस द टेबल इन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, दो दो कमांड, दो दो सीक्वेंस की एक्टिविटी कर लिए, 3 सीक्वेंस की एक्टिविटी कर लिए, वैसे नॉर्मल बच्चे को इमिटेट करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज एक तो नॉर्मल बच्चा जो एक्शन करता है वो बहुत फास्ट रहता है, और दूसरा जो एक्शन करता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है, और इन एडिशन टू दैट जब आप स्कूल में रहते हो तो जो इमिटेशन है वो एक क्राउड में रहता है, तो आपको ओवरलोड, बिना ओवरलोड हुए दूसरे बच्चों को ध्यान देना पड़ता है। तो अगेन ये एक स्किल है जो आपको सिखाना पड़ेगा फॉर द चाइल्ड टू फंक्शन इन द स्कूल। ओके, चौथा जो पार्ट बच्चे को आना पड़ता है बिफोर जो वो स्कूल में जाए, इज वेटिंग। हमने वेटिंग के बारे में पहले भी बात किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपका बच्चा जब कोई भी बच्चा जब प्री स्कूल भी चालू करता है, तो प्री स्कूल के जो प्ले स्कूल के बच्चे भी है उनको प्ले अलोन करना आता है। ओके, वो स्कूल में प्ले अलोन करने को सीखने को नहीं आते हैं, वो स्कूल में आते हैं टू अंडरस्टैंड, टू कि वो खुद से खेले और कोई अडल्ट नहीं रहे, ये बिना अडल्ट के काम किए वो खुद से खेले। तो आप अगर देखोगे तो प्ले स्कूल से बच्चे को एक अकेले खेलने की एबिलिटी आती है, और हमारे बच्चों को हम प्ले अलोन सिखाते नहीं है। जैसे उम्र बढ़ती है तो जो वेटिंग रहता है, वो वेटिंग टॉयज के साथ नहीं, मगर खुद से ऐसे ही बैठना रहता है, बिना कुछ काम धंधे के वेटिंग करना, वो ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। तो अगर वो नहीं आता है तो आपको कंप्लेन्स मिलेंगी स्कूल में से, जैसे वो वर्कशीट तो करता है मगर फिर भागता है, या वर्कशीट पे स्क्रिबल करता है, या दूसरे के वर्कशीट पे स्क्रिबल करता है। तो ये सब चीजें क्यों आती है? बिकॉज वेटिंग नहीं सिखाया है बच्चे को। ओके, तो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट स्किल जो सिखाना है। जो पांचवी चीज जो इम्पोर्टेंट है इज वर्क अलोन। तो वर्क अलोन के बारे में हमने पहले भी बात की है। तो वर्क अलोन में जो मेन पार्ट, जो दो दो पार्ट रहते हैं वर्क अलोन में। पहली चीज जो वर्क अलोन में बच्चे को आनी चाहिए, इस समझना, मटेरियल को देख के समझना कि क्या करना है। जैसे बच्चे को वर्कशीट पढ़ के समझने को आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ऊपर मैचिंग लिखा लिखा है, मैं मैचिंग पढ़ूं और नीचे मैचिंग करूं, ना कि मम्मा ने एक बार मैचिंग करवा के ले लिया हैंड ऑन हैंड, फिर मैं रिमेनिंग मैचिंग करूं। ओके, तो ये एक जो स्किल सेट रहती है कि आप वर्कशीट देख के समझ के आप इंटरप्रेट करके काम करो, ये वर्क अलोन में आना जरूरी है। ओके, दूसरा जो एस्पेक्ट वर्क अलोन में आना जरूरी है इस ये समझना कि मुझे क्या आ रहा है और मुझे क्या नहीं आ रहा है वर्कशीट में, और अगर मुझे आ रहा है तो मैं क्या करूं, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं क्या क्या करूं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम ऑटिस्टिक बच्चों के केस में कंप्लेन्स आती है कि बच्चा वर्कशीट में कुछ ऐसा दिख गया कि जहां उसको नहीं आता है तो वो रोने लगता है, क्या मेल्ट डाउन हो जाता है। वो क्यों मेल्ट डाउन हो जाता है? बिकॉज उसको ये समझ में नहीं आता है कि अगर मैं नहीं आता है मुझे तो मैं क्या करूं, और ये एक स्किल है सिखाना। लीव द टास्क मीन्स नहीं आता है तुम छोड़ो, नेक्स्ट करो, ये भी आपको बच्चे को सिखाना पड़ता है। ओके, तो एंड ये चीजें थेरेपी में सिखाई नहीं जाती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो समझ बच्चे को आनी चाहिए, स्किल जो बच्चे को आनी चाहिए, इज अंडरस्टैंडिंग एट डिस्टेंस। डिस्टेंस अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है? जैसे हमने पहले बताया कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो नेचुरली टीचर को प्रायोरिटाइज करने को सीखता है। ओके, तो ये एबिलिटी हमारे बच्चों में नहीं रहती है, बिकॉज वो टीचर को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। ओके, और उसके ऊपर जब जैसे जैसे आपकी जो स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, तो जो अंडरस्टैंडिंग रहती है वो अंडरस्टैंडिंग लेस, विजुअल जो टूल्स रहते हैं वो कम हो जाते हैं और सिर्फ लिसनिंग बढ़ जाता है।
ओके। तो अगेन ये अंडरस्टैंडिंग कि आप जो टीचर बात कर रही है वो सुनो और समझो, ये अंडरस्टैंडिंग बच्चे को, ये स्किल बच्चे को आनी चाहिए। ओके। अभी इधर थोड़ा सा एक्सट्रीम बिहेवियर दिखता है कि जब बच्चा बच्चा अपनी इंटरेस्ट की चीज रहता है तो ऑटिस्टिक बच्चा 100% अटेंशन देता है, जब अपनी इंटरेस्ट की चीज नहीं रहती है तो जीरो अटेंशन देता है। बट यही चीज उनको समझनी है कि ये जो वेरिएबिलिटी है ये रख नहीं सकेंगे अगर स्कूल में जा रहे हैं तो, बिकॉज स्कूल में आप जब जाते हो तो आपको सब सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं, अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं, वेदर आपको पसंद आता है या नहीं पसंद आता है। ओके। तो ये एक पार्ट है। जो अदर पार्ट है इज लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप स्कूलिंग करते हो, ये तो सबको मालूम है। मगर लैंग्वेज में अलग अलग जो एरियाज रहते हैं वो आपको कवर करने पड़ते हैं अगर आपका बच्चा स्कूल में सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाए। तो पहला जो लैंग्वेज का एस्पेक्ट रहता है इस कि जो लैंग्वेज हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, ये लैंग्वेज में कनेक्शन रहता है। आपका लैंग्वेज जब आप सीखते हो तो पहले जो आप सुनते हो और जो आप बोलते हो वो लैंग्वेज पहले आता है, फिर वही लैंग्वेज आप पढ़ने को और लिखने को सीखते हो। ओके। अगर ये प्रोसेस रहता है कि आप पहले सुनो, पढ़ो, सुनो, बोलो और फिर पढ़ो और लिखो, अगर ये आपका प्रोसेस बराबर रहेगा तो आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। अगर कॉम्प्रिहेंशन रहेगा तो वो आप उसको एप्लीकेशन कर पाओगे और इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पाओगे। मगर यही एक एरिया रहता है जो ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत गड़बड़ रहता है, क्योंकि ये 4 जो एरियाज रहते हैं वो एक साथ कनेक्ट नहीं होते। तो लिखी हुई लैंग्वेज, रिटन लिखी हुई लैंग्वेज, पढ़ी हुई लैंग्वेज, बोली हुई लैंग्वेज और सुनी हुई लैंग्वेज, ये चारों में कनेक्शन नहीं रहता है। और इसके लिए क्या होता है कि आपका जो बच्चा ज्यादा रट्टा मारता है और समझता बहुत कम है। ओके। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब थिंकिंग आपको जब करनी है, आपको समझना है और आपको कुछ करना है तो वो बच्चा कर नहीं पाएगा वो, कि बिकॉज उसको कॉम्प्रिहेंशन नहीं है वो लैंग्वेज की। और यही आप देखोगे कि बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड तक मैनेज कर लेता है और उसके बाद आप देखोगे कि जो बच्चे टेक्निकली लेवल 1 है वो भी अगर आप देखोगे तो वो स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज एवरी टाइम कुछ भी नया आ जाता है, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो पैनिक करने लगते हैं। कि और फिर वो मेल्ट डाउन हो जाता है, उनको नया चीज सीखना नहीं है, उनको सेम सेम चीजें रिपीट वाली चीजें सीखनी है। तो इसके लिए ये एक एस्पेक्ट है, आपका लैंग्वेज का कनेक्शन है, ये फॉर्म होना चाहिए जिससे कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म होगा। कॉम्प्रिहेंशन का जो दूसरा एस्पेक्ट जो रहता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या रहता है कि आपका बच्चा जो पढ़ रहा है उसको उसका एक विजुअल इमेज फॉर्म करे, मीन्स उसके दिमाग में एक पिक्चर फॉर्म हो। हम जब भी कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर फॉर्म होता है, हम कोई एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड बिकॉज हम लोग वो एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करते हैं इसके लिए फिर हम लोग एप्लीकेशन इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे बच्चे को मैं अगर सीजन्स के बारे में सिखा रही हूँ, तो जब मेरा बच्चा पढ़ रहा है सीजन्स के बारे में, तो वो जब मॉनसून पढ़ता है, रेन्स पढ़ता है, क्लाउड्स पढ़ता है, वर्ड्स, तो उसको अपने दिमाग में इमीडिएटली जो उसने बारिश देखी है, मॉनसून एक्सपीरियंस किया है, वो कनेक्ट कर पाता है। एंड बिकॉज वो कनेक्ट कर पाता है, इसके लिए फिर जाके आप अगर उसको पूछते हो कि अच्छा आपको बारिश अच्छी लगती है क्या, कि वो आंसर कर पाता है क्योंकि वो कनेक्शन फॉर्म कर पाता है। अभी ऑटिस्टिक बच्चा ये कनेक्शन फॉर्म नहीं कर पाता है और हम उनको वैसे सिखाते भी नहीं है। हम उनको जनरली जो चीजें सिखाते हैं वो रट्टा मारने को सिखाते हैं। इसके लिए आप देखोगे तो ऑटिस्टिक बच्चे रट्टा मार के आंसर्स तो कर लेते हैं, मगर जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है और आपको सोच के समझ के आंसर करना पड़ता है, वहां ऑटिस्टिक बच्चे मार्क्स लूज करते हैं। ओके। अनदर एरिया जहाँ ऑटिस्टिक बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं लैंग्वेज में, इस डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज और नरेशन का लैंग्वेज। डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या है कि आप अपने दिमाग में जो विचार है उनको शब्द के द्वारा सामने वाले पर्सन को के साथ शेयर करें, जिसके जिसके कारण सामने वाले पर्सन को दिखे कि आपके दिमाग में क्या है।
ओके और ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है ऑटिस्टिक बच्चों में। ऑटिस्टिक बच्चे स्पेशली जो लेवल 1 रहते हैं, ऐसे नहीं रहता है कि उनको मालूम नहीं रहता है चीज़, उनको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग रहती है, मगर उनको कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कितने वर्ड्स यूज करने हैं, ये समझ में नहीं आता है, सो दैट अपनी जो थॉट्स है वो सामने वाले पर्सन को दिखा सके। ओके तो ये एक पहला रहता है एस्पेक्ट लैंग्वेज का जो हमें सिखाना पड़ता है। सेकेंडली इज नरेशन। नरेशन यानी क्या? याद करके बताना। ओके अगेन याद करना यानी क्या रहता है? आप वो जो चीज एक्सपीरियंस है उसको उसके प्लेस में आप दिमाग में चले जाओ। जैसे अगर मैं मेरी बर्थडे पार्टी का सोच रही हूँ तो मैं दिमाग में मेरी बर्थडे पार्टी पे चली जाऊं और उसके बाद उधर मैं लैंग्वेज प्लेस करूँ और फिर वो लैंग्वेज में यूज करके आपको दिखाऊं कि मेरे बर्थडे पार्टी पे क्या हुआ। ओके तो ये नरेशन है। अगेन जब थेरेपिस्ट और पेरेंट्स जब ये दोनों स्किल सेट सिखाते तो वो ऐसे नहीं सिखाते, वो जनरली रट्टा मारने को सिखाते। तो अगर रट्टा मारने को सिखाया तो आप पढ़ाई में वो यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा अभी जो वर्क फोर्स जो आगे जा रहा है तो रट्टा रेपिटेटिव जो स्किल्स है वो सब ऑटोमेट हो रहा है। जहाँ नॉवेल्टी है, इनोवेशन है, वही जॉब्स है। तो अगर नॉवेल्टी और इनोवेशन आप थिंकिंग नहीं सिखाओगे, ये स्किल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ और नरेशन नहीं सिखाओगे, तो बच्चा एक पॉइंट के बाद अटक जाएगा, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। डिग्री मिला हाथ में तो भी उसको जॉब नहीं मिलेगा। ओके सो इसके लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है सोशल फिटिंग। नो इधर मेरे हिसाब से हर टाइम जो न्यूरोटिपिकल पेरेंट्स रहते हैं, जो नॉर्मल पेरेंट्स रहते हैं, उनको नॉर्मल लोग रहते हैं, उनको ये समझ नहीं रहती है। लोग जनरली ये समझते हैं कि बच्चे को स्कूल में डाल दिए मीन्स वो फ्रेंड्स बनाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। द फैक्ट इज दैट कि बच्चे, नॉर्मल बच्चे एज यंग एज 6 साल के एंड बिलो, उनको समझ में आता है कि कौन सा बच्चा ऑड है, डिफरेंट है। ओके और वो जनरली उस उम्र से बच्चे को आइसोलेट करने को चालू करेंगे, बुली करने को चालू करेंगे, मैनिपुलेट करने को चालू करेंगे। ओके ये नॉर्मल टेंडेंसी रहती है नॉर्मल लोगों की। वो एग्जैगरेट हो जाती है जब उनको सोसाइटी रिवॉर्ड करती है वो आइसोलेशन और बुलिंग को, या अडल्ट उनको सिखाते हैं कि ऐसा करना अच्छी बात है। ओके बट नॉर्मली अगर आप अजम्पशन रखो कि नॉर्मल बच्चा आपके बच्चे को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, वो एक्सपेक्टेशन बहुत फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। और ऑटिस्टिक बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चा यानी ऐसा बच्चा जिसको सोशल ब्लाइंडनेस है। सोशल ब्लाइंडनेस यानी क्या? कि उसको सोसाइटी के जो पैटर्न्स रहते हैं वो दिखते नहीं है। तो अगर उसको पैटर्न्स दिखते नहीं है तो उसको क्या वो पैटर्न में रिस्पॉन्स कैसे करना है वो उसको समझ में नहीं आता है, और इसके लिए वो सोसाइटी में फिट नहीं कर पाता है। तो कितना भी वो बच्चा मेहनत करे तो भी वो सोसाइटी में बाहर ही रहेगा। तो सोशल जो बुलिंग रहता है, आप सब कुछ लाइन पे लेके आओ, मगर जो सोसाइटी में जो आइसोलेशन रहता है और बुलिंग रहता है वो एक रियल फैक्ट है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। ओके और एक जो एस्पेक्ट, जो छोटा एस्पेक्ट है जो स्कूल में बच्चों को लगता है, इस कॉपिंग। कॉपिंग यानी क्या? ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना, नोटबुक से कॉपी करना। ओके तो उसके लिए राइटिंग का स्पीड लगता है, ध्यान देने की एबिलिटी लगती है। बट मोर देन दैट जो चीज़ बच्चों को लगती है इज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आप, जैसे मैंने पहले बताया कि जो लेक्चर्स रहते हैं वो लेक्चर्स ज़्यादा बात करने में, टॉकिंग में रहते हैं, जैसे अभी मैं कर रही हूँ कि जहाँ बहुत सारी चीजें मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपके पास सो ऑटिस्टिक बच्चे अगर सिर्फ लिसनिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे एज अ स्किल कि मैं सुनूंगा और मैं समझूंगा, तो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। बिकॉज मैनी ऑटिस्टिक बच्चे ओवरवेलम हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं और सुनना बंद कर देते हैं। मैनी ऑटिस्टिक बच्चों का थ्रेशोल्ड रहता है कि 2-3 पॉइंट्स के बाद वो लोग स्विच ऑफ हो जाते हैं, अटेंशन उनका ड्रॉप हो जाता है। तो इसके लिए उनको नोट टेकिंग, कि जहां आप नोट्स लिख के लो, की पॉइंट्स लिख के दो, ये एक स्किल उनको सिखानी पड़ती है, जिससे वो जो टीचर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है जिससे मार्क्स मिलते हैं, ओके वो इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर पाए। राइट तो ये सब चीजें बच्चों को सिखानी है। अभी इसका ये सब आप सुनोगे तो उसका मीनिंग क्या है? पहली जो मीनिंग आपको ध्यान में रखनी है इसकी,
जस्ट बिकॉज एक बच्चा ऑटिस्टिक बच्चा स्कूल मैनेज कर रहा है मीन्स सब बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे स्कूल मैनेज कर पाएंगे, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे हमने पहले पहले आर्टिकल और वीडियो में देखा कि हर ऑटिस्टिक बच्चा अलग रहता है, तो आपको आपके बच्चे को देखना है, ना कि 10 बच्चों को देखना है जो स्कूल में ऑटिस्टिक बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं। दूसरा कि जस्ट बिकॉज बच्चे को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं मीन्स वो स्कूल मैनेज कर रहा है, ये भी गलत है। ओके, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे स्कूल में हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो बच्चा मार्क्स ले रहा होगा मगर उसको कितना एप्लीकेशन आता है, कितना सोशल स्किल्स आता है, कहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है, ये आपको समझना जरूरी है और वो हिसाब से हेल्प देना भी जरूरी है। ओके, सो जब आप स्कूल के बारे में सोचते हो ऑटिस्टिक बच्चे के लिए, तो पहला चीज आपको जो आपको क्वेश्चन पूछनी है कि आप बच्चे को स्कूल में क्यों भेज रहे हो। ओके, आप क्या चाहते हो कि बच्चा क्या सीखे स्कूल में से। ओके, तीसरा, आपका स्कूल आपके बच्चे के लिए क्या सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और चौथा कि ये जो आप सपोर्ट ले रहे हो स्कूल से, ये आप बच्चे जो बच्चा सीख रहा है स्कूल में, इससे बच्चे को आगे जाके इंडिपेंडेंट होने में क्या हेल्प मिल रही है। ओके, ये सब आप जब ध्यान में रखोगे फिर आप स्कूल का डिसीजन आपको लेना है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।